हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो बायोलॉजी चैप्टर जो चल रहा था हमारा लाइफ प्रोसेस, उसका हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग हिंदी से कहते हैं श्वसन। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ह्यूमन में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या प्रोसेसिंग है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए और एंड तक देखिए। आपको रेस्पिरेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। आते हैं हम लोग वीडियो में। सबसे पहले हम लोग को रेस्पिरेशन में क्या होता है, श्वसन में बनता क्या। हम लोग नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बोलते हैं कि रेस्पिरेशन श्वसन क्या है, कि जो सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट मीन्स ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही हमारा रेस्पिरेशन है, श्वसन है। लेकिन आज जो हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, ये टॉपिक आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरह से फेल नज़र आएगा, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन उतना भी आसान नहीं है जितना हम लोगों ने पढ़े हैं। हम लोग नॉर्मल में जो बच्चा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, अगर इनहेलिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन और कहीं न कहीं एक्सेल कर रहे हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, यही हमारा रेस्पिरेशन है। लेकिन नहीं, हम लोग पूरा इंटरनल तक घुसेंगे कि हमारा किस प्रकार रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है एटीपी के रूप में, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूजेबल एनर्जी, जो हमारा एनर्जी के रूप में जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा उसके जानेंगे, और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, और कैसे एनर्जी रिलीज होता है, कैसे हमका वो निकलती है, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखा गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहीं न कहीं उसको हम लोग क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसिंग। लाइफ प्रोसेसिंग को चलाने के लिए कहीं न कहीं हमारी जो प्रोसेसिंग लाइफ का है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किसको, ऑल लिविंग, हम लोग सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। और अगर हम लोग को जो लाइफ प्रोसेस को अगर चलाना है, बढ़िया से कंटिन्यू रखना है, तो कहीं न कहीं आपको लगातार आपको क्या मिलना पड़ेगा, कहीं न कहीं एनर्जी हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी जो हमको क्या होता है, जो हम लोग खाना, जो स्टोर फूड रहता है, जो हम लोग खाना खाने के बाद जो हमारा फूड हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर रहता है, ये हमको कहाँ से आता है, किस प्रोसेसिंग के द्वारा, तो न्यूट्रिशन, जिसमें हम पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन हम लोग पूरा चैप्टर को न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, पोषक कैसे होता है, पोषण की क्या क्या प्रक्रिया हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके हैं। तो ये जो स्टोर फूड को जो ऑब्टेन होता है, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड होती है, मिलती है, वह कहाँ से, स्टोर फूड से। और ये कौन सा प्रोसेसिंग के द्वारा, न्यूट्रिशन के प्रोसेसिंग के द्वारा होती है। ठीक है, आगे जो लिखा है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स कैन नॉट बी यूज इन डायरेक्टली। अगर हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के या ऑर्गेनिक जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, उसको हम डायरेक्ट हम लोग इनहेल तो कर लेते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन वो जो है डायरेक्ट हमको उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और कहीं न कहीं ये जो फूड है, बताए हैं कि हम लोग को कहीं न कहीं सेल तक पहुँचना है, तो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन, फैट्स हम लोग तो इंटेक्ट के रूप में तो ले लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं हमारे एक्टिविटी या मूवमेंट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी विच नीड टू बी कन्वर्ट इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी कॉल्ड एटीपी। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी, जो हमको एनर्जी लेना पड़ता है, एनर्जी जरूरत पड़ती है, जो हमको एनर्जी का जो क्षमताएं होती है, ये क्या करता है, नीड टू बी कन्वर्ट इनटू किसमें, यूजेबल एक केमिकल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी। क्या कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इसका नाम जो होगा आपका एटीपी। अब देखें, इसमें जो हो गया आपका एटीपी। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो हम लोग याद रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, ए फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि क्या करना पड़ता है, इसका जरूरत पड़ता है किसको,
हमारे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है बायोमोलिकुल्स होते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, तो उसको जो एनर्जी चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर रहा है कि दस द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड, कहते हैं रेस्पिरेशन। कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा एक ऐसा तरीका जिसमें जो एनर्जी जो रिलीज होता है कहीं ना कहीं जो बाहर निकलता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी से श्वसन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं आगे हम लोग क्या है, अब ये जो हमारा जो बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन में देखते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज मतलब होता है ब्रेकडाउन होना, मतलब कहीं कहीं टूटना, तो जो ब्रेकडाउन होता है इस किसमें एक स्टेप वाइज मैनर टू द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और हीट। तो यहाँ इसका पढ़ने के बाद रेस्पिरेशन का एक डिफिनेशन हम लोग को मिल के आता है कि हम रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन का डिफाइन का मतलब होता है एटीपी का बनना, और एटीपी कैसे मिलेगा, तो एक प्रोसेसिंग होता है जिसको हम लोग किस प्रोसेस में, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस होगा जिसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि हम लोग जान गए क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए, ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, और किस फॉर्म में, एनर्जी के रूप में हमको रिलीज होता है, किस फॉर्म में, तो बोल एटीपी और हीट के फॉर्म में, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन। तो अगर डेफिनेशन हम लोग को एग्जाम में लिखने को आएगा तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज ऑक्सीडाइज या तो फिर ब्रेक डाउन स्टेप वाइज मैनर टू द रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसमें, एटीपी प्लस हीट, ठीक। आते हम लोग यहाँ पर जो इसमें प्रोसेस में हम लोग ऑकर इन द एवरी, जितने भी लिविंग सेल होते हैं, अब जितने भी जीवित जितने भी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो सब में ये आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब हम लोग रिएक्शन देखो, सबसे पहले ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहने का मतलब हम लोग जब से हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो हम लोग को इंटेक्ट के रूप में ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, ऑक्सीजन, किसको, ऑक्सीजन को। और ये ऑक्सीजन लेने के बाद जो श्वसन होती है, सांस लेने जो ब्रीदिंग होता है, उसमें हम लोग छोड़ते क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर, और हमको एनर्जी के रूप में क्या मिलता है, एटीपी, ठीक है। ये यूजेबल एनर्जी है कहीं कहीं। और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें जो वाटर का है 12 मॉलिक्यूल्स रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 6 और इधर से 12। लेकिन याद रखिएगा कि जो रिएक्शंस होता है, ग्लूकोज को जब क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन, जैसे हम लोग खाना खाए वो हमको ग्लूकोज के रूप में मिला, और जो सांस लिए उससे हमको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो हमारे बॉडी में वो प्रोसेसिंग केमिकल, बहुत सारा बायोमोलिकुलर प्रोसेसिंग वहाँ चलता है। वहाँ चलने के बाद क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, फिर वाटर का फॉर्मेशन होता है, और सबसे ज़रूरी है कि हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और वो भी कितना एटीपी, 38 एटीपी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग जानेंगे कि जो रेस्पिरेशन ऑकर इन 2 वेज। अब जो रेस्पिरेशन होती है, श्वसन क्रियाएं होती है, वो 2 तरीका से होती है। पहला क्या कहेंगे पहले कि एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो आसान है, ठीक है। एरोबिक मतलब पता ही चल जाएगा, जिसमें हम लोग को आगे पढ़ेंगे पता चलेगा क्या क्या जरूरत है, जैसे कि एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, अनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एक पहला नाम रखिएगा, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आगे आते हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात कहा गया है। अब सबसे पहले बोला कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें आपको क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा आप एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज ऑफ ग्लूकोज। जो हम लोग ग्लूकोज C6H12O6 लिए थे, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो टूटेगा, ठीक है, किसका, ग्लूकोज का। और अभी हम लोग रिएक्शन में देखें कि जो इन प्रोडक्ट था, आपको CO2 मिला था और क्या मिला था, H2O। हम लोग लिए थे ग्लूकोज और खाए थे भोजन के रूप में, ग्लूकोज मिला था, ऊपर से क्या आ गया था,
ऑक्सीजन इंटैक्ट के रूप में ले लिए थे, तो कहीं ना कहीं हमको ये किस प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और एनर्जी के रूप में क्या होता है, 38 ATP जो हमको एनर्जी के रूप में मिलता है, जो 38 ATP याद रखिएगा, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इसमें क्या कहता है कि ऑकर इन जो होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन एरोबिक होती है वह आपको जो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा और कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका जो फॉर्मेशन होता है, कितना ATP आपका साइटोप्लाज्म में बनता है, कितना ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और कैसे हमको 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि जो हमारा 38 ATP फॉर्मेशन हो रहा है कहीं न कहीं दो जगह हो रहा है, एक आपको साइटोप्लाज्म में और दूसरा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसमें देखो कि जो ऑकर इन ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कहाँ ये एरोबिक आपका ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं, जो श्वसन प्रक्रियाएं द्वारा अपने होते ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सांस लेती है, अपना जो एनर्जी फॉर्मेशन करती है ATP के रूप में, तो हो सकता है। पहला क्या एग्जांपल है, बैक्टीरिया होगा, फिर फंगी, एल्गी, प्लांट्स और हम लोग का एनिमल। ये जितने भी आए हैं ऑर्गेनिज्म वह एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम में अगर MCQ में पूछेगा कि राइट द सम एग्जांपल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो लिख दीजिएगा बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। ये सब किसके अंदर आता है, जो है एरोबिक के अंदर। और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब सीधे क्या होगा, ये ग्लूकोज का टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, CO2 और H2O। क्या एनर्जी के रूप में क्या मिलेगा, ATP। एनर्जी कितना ATP, 38 ATP, ठीक है। कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जबकि यहाँ बताया गया है कि जो अगर हम लोग बात करता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंस हो जाएगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कहलाता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब स्टेप जो होता है कि क्या क्या स्टेप होगा उसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पहला जो नाम है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। पहले जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फिर क्या होता है क्रेब्स साइकिल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फोटो जो होता है फॉस्फोराइलेशन। ये सब तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। ये स्टेप है टूटने का, ऑक्सीडेशन, जैसे कि ऑक्सीजन मिल गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कौन कौन सा स्टेप को उसको पार करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया कि कौन कौन सा स्टेप। पहला स्टेप आपका क्या आएगा, ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके नीचे क्या चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस, और कहीं न कहीं आपका ब्रेकडाउन होते हुए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होगा वो फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप्स। अब हम आते हैं इसका जस्ट अपोजिट, इसको दूसरा तरीका है क्या, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि अन लग गया, दैट मीन्स कहीं न कहीं किसी का एब्सेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अभी हीरो का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। हम ऑक्सीजन को ही एब्सेंस कर देते हैं, तो एब्सेंस ऑफ किसका रहेगा, ऑक्सीजन। अनएरोबिक में किसका एब्सेंस रहेगा, ऑक्सीजन का। अब यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो ब्रेकडाउन तो होगा नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो यहाँ जो होगा आपका क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पूरी तरह से टूटेगा नहीं। आगे अब इन प्रोडक्ट के रूप में जैसे कि यहाँ मिला था CO2 और H2O, लेकिन इसमें हमको क्या मिलेगा, आपको लैक्टिक एसिड, ठीक है, या तो फिर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों याद रखिएगा। इन प्रोडक्ट में रुकिए क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब एनर्जी जो होता है अनएरोबिक जो होता है, सिर्फ इसमें आपका एनर्जी कितना होता है, 2 ATP लेसर, उससे भी कम हो सकता है, 2 ATP लगभग में या उससे कम। इसमें ज़्यादा था 38 ATP या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होता है 38 ATP ही अधिकतर हम लोग के एग्जाम में आता है, तो 38 ATP ही मारना है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है आपका आ जाएगा 2 ATP का फॉर्मेशन रिलीज होता है, मतलब कहीं ना कहीं उससे कम भी हो सकता है। अब यहाँ जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ये तो दोनों जगह हुआ था, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ एक ही जगह होगा जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म तो हम लोग सेल वाला पोर्शन में हम लोग किए होंगे, या तो फिर साइटोप्लाज्म में तो पता ही होगा कि जो कोशिका द्रव हम लोग जैसे कहते हैं वहाँ पर होती है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। अब जो हम लोग देखेंगे कि ये जो सी इन द क्या होगा, अनएरोबिक माइक्रोब्स, सम बैक्टीरियाज, फंगी।
अब देखो कहाँ पर दिखेगा कि अनएरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं, या तो कुछ कुछ आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा या कुछ फंगी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो एरोबिक इन अब्जॉर्ब क्या करता है ऑक्सीजन को ऑफ और माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जांपल आपको दिखेगा आरबीसी रेड ब्लड सेल हो गया, या ईयरली सीड्स ऑफ जर्मिनेशन सीड की जर्मिनेशन से पहले आप जो होगा वहाँ पर आपको अनएरोबिक माइक्रोब्स या अनएरोबिक रेस्पिरेशन का देखने को मिलेगा। इसमें क्या है स्टेप देखिए कि इसमें आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन का वो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अगला जो होगा वो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक, कार्बन का उतना भागीदारी इसमें नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, रिडक्टेशन, तो रिडक्शन हो जाएगा इसमें, और डी कार्बोक्सिलेशन और ग्लाइकोलाइसिस। स्टेप बहुत जरूरी है इसमें आप क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेटिव्स जो होता है फॉस्फोराइलेशन हो गया, और उसमें क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, डी कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, एरोबिक और जो है अनएरोबिक। एकदम क्विक हम फटाफट करवा देते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो सही बात, अगर उसमें हम लोग टूटेगा तो क्या टूटेगा, आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। एनर्जी के रूप में हमको ATP मिलेगा। ATP कितना ATP, तो 38 ATP। कहाँ होगा, तो दो जगह याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम पूछेगा कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया, फंगी हो गया, एल्गी, प्लांट, एनिमल्स, ये सब हो गया। ठीक है, स्टेप पूछेगा तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेटिव्स जो होता है फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। जबकि अनएरोबिक में देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी रहेगी। कहाँ, जो इनकम्प्लीट ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटेगा, और ये जो इन प्रोडक्ट के रूप में आपको लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसमें जो होगा आपका सिर्फ 2 ही ATP का फॉर्मेशन होगा। कहाँ होगा, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, कुछ कुछ माइक्रोब्स का नाम दिए थे, बैक्टीरिया, कुछ फंगी होते हैं। और यहाँ पर एब्सेंस ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ कुछ एग्जांपल आरबीसी, ईयरली सीड ऑफ द जर्मिनेशन हो गया। इसका स्टेप देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। ये अच्छी तरह से आप, नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अक्सर अगर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये BBI के अंदर आता है। ठीक है, ये आ ही जाता है एग्जाम में क्लास 10 के लिए। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें देखो कि प्रोसेसिंग समझेंगे कि कैसे जो होता है रेस्पिरेशन, किस प्रकार हमको ATP का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार 38 ATP जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरिटी अपने भी लैंग्वेज में कर देंगे। पहले इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं, इस पिक्चर को, सॉरी, इस जो बनाया हुआ है ये फॉर्मेशन, उसको हम समझते हैं कि आखिरकार कैसे बनता है। हम लोग ने पहले बोले कि जो 2 टाइप का हम लोग पढ़े, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लिए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हमको क्या दिख रहा है, बोलो, ग्लूकोज जो है। अब यहाँ इधर से देखो रिलीजिंग कितना हो रहा है, और उधर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म। उतना छोड़ो, पहले हम लोग आते थे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या, C6H12 और O6। तो जो कार्बन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपको, 6। कार्बन की संख्या कितना है, 6। तो ग्लूकोज में हम लोग कार्बन कितना दिख रहा है, 6 कार्बन कंपाउंड्स, जिसे हम लोग 6C लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितना हमारा, 6 कार्बन है। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो कि इधर से जो होता है, जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं, तो जब ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, तो टूटता है तो एक प्रोसेसिंग होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, बोलो, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, जिसे कि हम लोग यहाँ से अगर बात करते हैं, साइटोप्लाज्म कहाँ मिलेगा, तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो होगा वहाँ पर होगा। ठीक है, तो वहाँ पर टूटता है, तो उस प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ से जब टूटा तो इसका पास कितना रिलीज होता है ATP, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग बताएं कि वहाँ जो अनएरोबिक रहेगा, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, तो सिर्फ कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 2 ATP यहाँ से आपका रिलीज हो गया यहाँ से। अब जैसे ग्लूकोज टूटा, टूटने का प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस कहते हैं, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है टूटना या ब्रेकडाउन होना, टूट के। तो जब ग्लूकोज टूटा तो आपको
कई गो, तो 2 ठो या 2 जो है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पूछेगा जब ग्लूकोज टूटता है कौन सा प्रोसेसिंग के द्वारा, तो साइट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टूटता है, तो साइटोप्लाज्म में टूटता है। और कितने पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो बोलना 2 पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो दो पायरुविक जो है पायरुविक एसिड वह कैसे कैसे टूटता है, इधर देखिए, ये कन्वर्टेड टू, पहला देखो इधर से हम लोग आते हैं और एक इधर से आते हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन। अब जब हम लोग क्या रहेगा कि जब हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, दैट मीन्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। हम लोग रेस्पिरेशन 2 टाइप का पढ़े, एक एरोबिक और एक क्या होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब इधर से हम लोग जाते हैं, जब ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन अगर एब्सेंट रहेगा तो ये क्या होगा, ये जो 2 पायरुविक एसिड है उसमें से एक जो होगा वो टूटेगा किसमें, तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड अनऑक्सी वाला में, और 2 लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, इसमें जब इधर जो होगा आपका अनएरोबिक में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन का क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, मतलब वो मौजूद नहीं रहेगा, तो वहाँ क्या क्या टूट रहा है, पहला आपका इथाइल अल्कोहल टूट रहा है और दूसरा क्या टूट रहा है, लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब जो इथाइल अल्कोहल का जो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो आपको ईस्ट में या शुगर से अल्कोहल, जिसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी करने में मदद करता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके लिए भी ऑक्सीजन का एब्सेंस होना जरूरी है। जबकि अगर लैक्टिक एसिड में बात करते हैं तो बाय लैक्टोबैसिलस, जिसे मिल्क से हम लोग बनाए थे कि अगर दूध से दही बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो वहाँ पर हम लोग लैक्टिक एसिड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड जैसे फर्मेंटेशन, अब देखो, अब जब सबसे पहले हम लोग देखो अल्कोहलिक फॉर्मेशन में हम लोग क्या किए कि जब हम लोग ग्लूकोज के लिए, जिसका होता है C6H12O6 ग्लूकोज है, अब हम लोग इसमें ईस्ट या जो है आपका एंजाइम वगैरह डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये टूट के हमको क्या देता है, C2H5OH, मतलब कहीं ना कहीं ये इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल, और रिच क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से 2 ATP का टूट के बन के, मतलब यहाँ जो पायरुविक एसिड है यहाँ से कितना बनाया, 2 ATP का फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, ये वाला, क्योंकि अनएरोबिक में 2 ही ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ 3 लिख दिए, कितना, 2 ATP रिलीजन होता है। अब यहाँ देखो, इसमें अगर हम लोग लैक्टिक एसिड में बात करते हैं तो यहाँ पर लैक्टिक फॉर्मेशन जो होगा फर्मेंटेशन में, तो लैक्टिक फर्मेंटेशन आपको देखो यहाँ पर भी लिखा है कि जो C6H12O6 है, जो ग्लूकोज है, वह लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में टूटता है और कहीं न कहीं 2 लैक्टिक एसिड और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो बार बार देख रहे हैं कि अनएरोबिक में हमारा जो बन रहा है वह कितना हो रहा है, 2 ATP का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो इधर से 2 ATP और इधर से कितना हो गया, 2 ATP, मतलब कहीं न कहीं इस जो है इस प्रोसेसिंग में हमको 4 ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें देखिए, अब हम लोग आते हैं किसमें, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट में। अब यहाँ इसमें आएगा कि अब जो आपका 2 पायरुविक एसिड था वह टूट रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड अब किसमें टूट रहा है, आपका ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट में, जो कि हम लोग के लिए जरूरी है। ये तो हम लोग के लिए नहीं था, एनिमल वगैरह इसमें नहीं आते, लेकिन हम लोग इसमें एरोबिक में हम लोग आएंगे। हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, और हमारे सेल में कहीं न कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहता है। तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ऑक्सीजन जो आता है, वो उसके आने के बाद यहाँ पर पहले टूटेगा स्टेप में, जिसे कहते हैं एसिटाइल जो होता है COA, या तो फिर हम लोग कहते हैं ये एंजाइम के रहता है, कोएंजाइम के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन रहती हैं, बोलो, 2 कार्बन। ठीक है, और क्या देगा आपका, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, ये टूटेगा। अब जैसे ये जो सेकेंड स्टेप में आया, ये जैसे टूटेगा, इसके बाद कहाँ पर चल जाएगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जो है, तो जो पायरुविक एसिड आया है वह कहीं न कहीं उसको कहीं 2 पायरुविक एसिड है, 2 पायरुविक एसिड को, हमारे पास पायरुविक एसिड कितना है, 2 है, और ये दोनों पायरुविक एसिड हमारे कहाँ पर चले जा रहे हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, और वहाँ जो पायरुविक एसिड था उसको एक साइकिल में चला दिया, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होता है, एक क्रेब नाम का जो साइंटिस्ट था, वो उसी ने इसके बारे में पहला बताया था
इसलिए जो साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो हमने 2 पायरुविक एसिड लिया था वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एटीपी में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का क्या मेन मकसद है, उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहाँ पर ये बताइएगा 2 गो सिट्रिक एसिड, 4 गो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हुआ। और साथ साथ में ये तो बना जो भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बन रहा है, लेकिन मेन जो हम लोग का एनर्जी बनाना है वह कितना रिलीज हो रहा है, 36 ATP। अभी हम बताएं जो पायरुविक एसिड होता है, एक पायरुविक एसिड में आपको कितना मिलता है, तो आपको 18 ATP बनता है ना। ये हमको फिर से बता देंगे नेक्स्ट पेज में। तो मेरे पास कितना पायरुविक एसिड है, जो है आपका पायरुविक एसिड 2 गो है, तो एक में आपको 18 ATP बनता है, तो 2 में कितना बन जाएगा आपका, 2 में हो जाएगा आपका 36 ATP। ठीक है, हमारा 36 ATP बन रहा है। तो ये क्रेब्स साइकिल में याद रखिएगा कि जो क्रेब्स साइकिल में पूरा का पूरा 38 ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चलती है वहाँ पर सिर्फ कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, 36। लेकिन हमको कंप्लीट ग्लूकोज बनाने के लिए कंप्लीट ATP कितना चाहिए, 38 ATP। अब थोड़ा सा और 2 ATP चाहिए, तो 2 ATP कहाँ से आएगा उसको देखते हैं कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन बाय ETC, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिशन चेन है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन जो चेन होता है हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, हमारे कहीं न कहीं सेल के अंदर होता है। तो जब हम लोग ग्लूकोज किए थे C6H12O6 और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में, तो ये क्या मिला, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP। तो अब जो यहाँ 38 ATP आया वह हमारा 2 ATP जो है, हम याद रखिएगा कि जो 2 ATP, अभी तो हम लोग 36 ATP बना चुके हैं ऊपर में क्रेब्स साइकिल। और जब ऑक्सीजन जब एंट्री मारा था अभी जो किस में, सेल में, और वहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेसिंग चला था, तो जो साइटोप्लाज्म में जो टूटा था, साइटोप्लाज्म में टूटने से वहाँ 2 एनर्जी 4 में बना हुआ था, तो उसमें 2 जो ATP था वह बचा हुआ था, और वही 2 ATP आके कहाँ मिल गया, आपके इस फॉर्मेशन में, मतलब 36 ATP के साथ मिल गया। आपका कितना का तैयार हो गया, 38 ATP। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम फिर से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें, या तो हाँ, चलो आगे ही बता देते हैं आपको क्या हुआ। चलो इसको समझ लेते हैं फिर उसको बताते हैं। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़े कि पहले देखो ग्लूकोज जो लिए थे, ग्लूकोज में कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स थे कितने थे, 6 मॉलिक्यूल थे। इसको और ज़्यादा क्लियर होगा, वहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो हम लोग ने ग्लूकोज कितना लिए थे, 6 मॉलिक्यूल। अब इसमें ये जो हुआ था कहाँ एंट्री किया था बोलो, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जैसे आया तो वह टूट गया किस में, पायरुवेट में। ठीक है, तो पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड में, उसी को पायरुवेट कहते हैं। तो इसमें कितने पायरुवेट में कितने कार्बन रहते हैं, तो 3 कार्बन आपको देखने को मिलेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स किस में, पायरुवेट में। और क्या देगा, एनर्जी। ठीक है, तो 2 गो पायरुवेट एसिड में टूटा था। यहाँ याद रखिएगा कि जो 3 गो तो कार्बन का मॉलिक्यूल रहता है, लेकिन टूटता कितना, 2 पायरुवेट में। ठीक है, 2 पायरुवेट एसिड में। पहला अगर 3 स्टेप में याद रखिएगा, एक पूरा का पूरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 याद रखिएगा, एक एब्सेंस रहेगा, एक थोड़ा कमी रहेगा ऑक्सीजन का, और एक में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा किसका, ऑक्सीजन का। जब हम लोग को ऑक्सीजन का एब्सेंस रहेगा तो अभी हमको बताएं इथेनॉल किस में होता है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में टूटता है। ठीक है, अब इसमें जो इथेनॉल में कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फॉर्मूला आता है C2H6OH। अगला है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का थोड़ा थोड़ा कमी होगा, जैसे कि लैक्टिक एसिड जम जाता है। हम लोग भी जो मांसपेशियों में देखो बहुत ज़्यादा दर्दें वगैरह होने लगते हैं, कहीं ना कहीं उस मांसपेशियों में क्या आ जाता है, लैक्टिक एसिड, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगा। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, इसमें भी मॉलिक्यूल की संख्या कितना है, कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 है, क्योंकि फॉर्मूला होता है C3H6O3। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस हो जाता है तो हम लोग तो पता ही है कि हम लोग लिए थे ग्लूकोज C6H12O6, और हम लोग प्रेजेंस लिए तो O2 को, ऑक्सीजन को,
तो वह टूट के क्या हमको बाहर दिया था इन ग्रुप में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या दिया था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है इसमें। अब ये जो बात है इसको हम लोग, इसमें जो आपका इसका बात, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें बोला गया। पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं सेल के बारे में, है ना। सेल में क्या बताए थे कि जो कोशिका हम लोग बोले थे सेल को, ये हाँ यहाँ से समझो कि ये हम लोग का एक क्या है, सेल है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है हम लोग उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ से जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हम लोग हो गया साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से बात करते हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन जो है कहीं न कहीं हम जो है हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है वह क्या लेके आ रहा है, बोलो? ऑक्सीजन। इसको समझ देगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहता है। तो ऑक्सीजन लेके आया और कहाँ घुस गया, हमारे सेल के अंदर। तो ऑक्सीजन को देखते ही, ये जैसे ऑक्सीजन देखा किसने, आपका पहला बोलेंगे ये तो न्यूक्लियस है। जैसे साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन आया उसको देख के, यहाँ तो ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार का ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। तो जैसे ऑक्सीजन का आया तो टोटल उसको देख के ही, ऑक्सीजन को सिर्फ देख के ही 4 जो है 4 ATP का फॉर्मेशन बना दिया, मतलब 4 ATP बन गया। तो पूछेगा कि 4 जो ATP बन रहा है, 4 गो ATP बन रहा है, वह कहाँ बन रहा है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में बनेगा दैट मीन्स इसमें अनएरोबिक होगा, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके एंट्री मारते ही हमारा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ 4 ATP में, अब इसके आगे जो बोल रहे थे कि जब हम लोग का ये हुआ और इसके द्वारा एक प्रोसेसिंग चलने लगा जिसे हम लोग कहते थे ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते थे? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जैसे चला था तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 आपका कितना 2 पायरुविक एसिड में टूटा था। कितना? 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, पायरुविक एसिड 2 ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसिंग चला, उसमें कितने पायरुविक एसिड टूटे? तो 2 ठो। अब 2 पायरुविक एसिड क्या होगा, अब ये जो है आपका जो पायरुविक एसिड था वह कहीं न कहीं आपका कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि पायरुविक एसिड तोड़ने के बाद बोले थे कि कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तो वो जो है वो आगे जाके फॉर्मेशन करेगा, फिर से ATP का ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो 4 ATP में जो 2 ATP है वह क्या किया, इस चीज़ को करने में, जैसे ग्लाइकोलाइसिस से ATP पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कितना ATP का यूज़ कर लिया? 2 ATP का। अभी 4 ATP में 2 तो यूज़ कर लिया, प्लस 2 ATP अभी भी इसका क्या है? बचा हुआ है। ये 2 ATP अभी भी क्या है? बचा हुआ है। 4 ATP में 2 ATP क्या क्या, ये ग्लाइकोलाइसिस करने में यूज़ कर दिया। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या हुआ कि इसमें 2 पायरुविक एसिड टूट गया। अब ये जो पायरुविक एसिड है वह कहीं न कहीं कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जा रहा है पायरुविक एसिड? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पायरुविक एसिड गया और वह क्या बना दिया? कितना बोले थे कि एक पायरुविक एसिड से हमारा कितना बना है? 18 जो है ATP, 18 ATP जो है बन के रेडी हो गया एक पायरुविक एसिड में। तो मेरे पास कितने पायरुविक एसिड गए हैं? 2 पायरुविक। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका? 18 ATP बन गया। तो टोटल कितना हो गया बोलो? 36 ATP का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना ATP का फॉर्मेशन हो गया है? 36 ATP हो गया है। कौन सा साइकिल? क्रैब साइकिल। जो पायरुविक एसिड से ATP का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा साइकिल चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? क्रैब साइकिल चल रहा है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 36 ATP हो गया। जबकि साइटोप्लाज्म में कितना ATP बना था? 4 ATP। 4 ATP में 2 ATP तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसिंग के द्वारा खपत हो गया, खत्म हो गया। 2 ATP अभी भी बचा हुआ था। अब जो पूरा का पूरा कंप्लीट जो करेगा अपना जो रेस्पिरेशन, वह 2 ATP यहाँ जाके फिर से क्या होगा? वह जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ बचा हुआ था। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। यहाँ से हो जाएगा 38
38 ATP का फॉर्मेशन हो गया। दैट मीन्स 1 ग्लूकोज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। यहाँ से बात करेंगे कि आखिरकार जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो चुका है दैट मीन्स 1, अगर हम लोग ग्लूकोज का बात करते हैं तो 1 ग्लूकोज इक्वल टू कितना होता है 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और पूछेगा कि अगर हम लोग को कि कितना एनर्जी होता है तो कहीं ना कहीं आपको 38 ATP से अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग 4.2 जो होता है आपका किलो जूल्स का एनर्जी आपको देखने को मिला, 4.2 के आसपास किलो जूल एनर्जी हमको मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। ये प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। आगे हम लोग क्या बात किया है उसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखो ग्लाइकोलाइसिस जो हम लोग सब कुछ समझा दिए, बस इसको जो है हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, अभी बताएं कि जो ग्लूकोज का टूटना कितने 2 पायरुविक, एकदम बिल्कुल आपको पूरा क्लियर कट कर दिए, 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा। और स्टेज इन द बोथ, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। ये सब कहाँ टूटा अभी सब कुछ समझा दिए कि साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म में कैसे टूटा 2 पायरुविक एसिड का। अब देखो यहाँ पर जो होता है अगर आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा तो इसमें जो है जो आपका जो सेल्स जो होगा ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से होगा तो वहाँ आरबीसी हो गया। अब अनएरोबिक प्रोसेस ऑकर, ये इसमें देखो कि अनएरोबिक जो प्रोसेस होता है ऑकर आपको कहाँ मिलेगा आगे लैक्टिक एसिड इन द प्रोडक्शन। ये हम लोग एब्सेंस वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कहीं ऑक्सीजन का प्रेजेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना था लैक्टिक एसिड बना था। ठीक है, अब हम लोग फेसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में देख लेते हैं। तो अभी बताए थे जो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एरोबिक जो होगा, एरोबिक में रेस्पिरेशन कितने होते हैं तो एक होता है ब्रीथिंग। अभी बताएं ब्रीथिंग मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, तो ब्रीथिंग। और दूसरा क्या हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग में क्या हो गया एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, क्या होता है ब्रीथिंग। इसमें कहाँ पर दिखेगा आपको प्लांट में। ठीक है, जो प्लांट में अगर देखेगा एनर्जी बॉडी आपको कहाँ कहाँ होगा तो प्लांट में देखो प्लांट ऑकर थ्रू द सरफेस और या भाई स्पेशल पॉर्स छिद्र रहते हैं प्लांट में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टोमाटा। जो पत्तों में दिखेगा वो क्या होता है स्टोमाटा, वहाँ से रेस्पिरेशन क्रिया ब्रीथिंग क्रिया कर लेगी, वहाँ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर लेंटिकल्स, लेंटिकल कहाँ मौजूद रहेंगे आपको स्टीम में और रूट में। तो ये कहाँ पर प्लांट में, प्लांट का स्पेशल पॉर्स होते हैं जो पत्तों में होता है उसको कहते हैं स्टोमाटा, जो स्टीम या तो रूट में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं हम लोग लेंटिकल। अब एनिमल्स में देखेंगे तो जो एनिमल्स कुछ ऑकर थ्रू द जेनरस बॉडी सरफेस या वाई रेस्पिरेशन ऑर्गन, कुछ तो अपना क्या हो गया जो बॉडी सरफेस है वहीं से कर लेते हैं, या तो फिर उसके रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है एक ऑर्गन सिस्टम बना होता है। तो कुछ नाम देखिए कि जो स्किन से कौन लेता है फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है, पूछेगा फ्रॉग किससे अपना रेस्पिरेशन करता है, बोला स्किन से। फिश किससे करता है तो गिल्स के द्वारा। ठीक है, फेफड़ा नहीं सॉरी गलफड़ा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इंसेक्ट जो है वह ट्रैकिया के द्वारा करता है, जबकि हम लोग मैमल्स जितने आते हैं वह स्तनधारी स्तनपाई वाला सब क्या करते हैं लंग से लेते हैं। तो याद रखिएगा फ्रॉग स्किन से, फिश किससे गिल से, और उसके बाद इंसेक्ट ट्रैकिया से, और मैमल्स किसका हो गया लंग से। ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा का पूरा सेलुलर कैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या पूरा का पूरा हम लोग स्टोरी जो एकदम थ्योरी पढ़े बहुत बड़ा, वो सब किसके अंदर आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। कहीं कहीं वो रेस्पिरेशन कहाँ हुआ था सेल के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसमें एनर्जी ऑब्टेन ऑन द ऑक्सीडेशन टू, यहाँ पर बना था ADP। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट प्रोसेसिंग ये वाला है कि ADP एडेनोसिन, वहाँ T था तो ट्राई, D है तो डाई, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। अब क्या करेंगे इसमें एक फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग का 2 गो था और एक बन गया तो D से क्या हो गया T है ना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुट गया और क्या फॉर्मेशन बना दिया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्योंकि कभी भी डाइफॉस्फेट के द्वारा एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी रिलीज होने के लिए क्या चाहिए ATP, इसको हम लोग क्या कहते हैं सेलुलर एक्टिविटी में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो इधर से ब्रीथिंग वाला भाग में था कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सेल मेम्ब्रेन या तो फिर डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा भी ये करता है। अब ATP देखो लास्ट में हम लोग बताते हैं कि जो ATP होता है यूजेबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं, बोलते हैं कि
एनर्जी करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, एनर्जी करेंसी के रूप में किसे जानते हैं, एनर्जी सोर्स करेंसी के रूप में, तो एटीपी को कहते हैं। जैसे कि पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हाई एनर्जी PD4 के बॉन्ड के द्वारा बनता है। अब इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है कि बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है कैसे नहीं, हमको सिर्फ आज का जो वीडियो था पूरी फोकस किए थे किस पर, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। जो हम डायग्राम के द्वारा समझाएं उससे भी अगर कीजिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो और एक फॉस्फेट लेके क्या बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार का कैसा है, सेलुलर है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे। हो सकता है इसका वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो आपको हर पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका मैक्सिमम पूछा जाता है, चाहे वो MCQ हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव के रूप में लिखने का हो। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कैसे कैसे लंग्स का क्या प्रोसेसिंग है, उसके बाद सेल में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होते हैं, क्या एनर्जी होता है, पूरा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।